नमस्कार। आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करेंगे 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्ध की। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं इससे जुड़े हुए। जी, एक काफी महत्वपूर्ण दौर था ये। बिल्कुल, हमारा मकसद है इस टकराव को समझना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल साम्राज्य, मतलब उस वक्त का गोरखा साम्राज्य, आमने सामने आए। हाँ, और ये वो समय था जब ब्रिटिश धीरे धीरे हिमालयी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। सही कहा। तो सोचिए, एक तरफ गोरखा शासकों की वो विस्तारवादी नीतियां थीं जी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और महत्वाकांक्षा। यहीं से शायद टकराव की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। तो ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? क्या वजह थी इसके पीछे? दस्तावेज इशारा करते हैं कि एक तो गोरखा विस्तारवाद था, हाँ, वो एक बड़ा कारण था। उनकी नीतियां काफी विस्तारवादी थीं उस समय। और दूसरा ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच जो सीमा थी, वहां तनाव बढ़ रहा था। सीमा विवाद जिसे कहते हैं। जी, सीमा विवाद तो थे ही, पर साथ ही अंग्रेज ये भी चाहते थे कि इस क्षेत्र में किसी और यूरोपीय ताकत, खासकर फ्रांसीसियों का कोई असर ना हो। अच्छा, ये भी एक एंगल था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सिर्फ सीमा विवाद या फ्रांसीसी डर तक ही सीमित नहीं था। ये असल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सोची समझी चाल थी। चाल किस तरह की? मतलब हिमालय क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की ये उनकी जो बड़ी साम्राज्यवादी सोच थी ना, उसका हिस्सा था। सिर्फ कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं। समझी। तो ये लड़ाई चली 1814 से 1816 तक, 2 साल। जी, लगभग 2 साल। और कुछ अहम लड़ाइयों का जिक्र है दस्तावेजों में, जैसे मकवानपुर की लड़ाई 1814 में और भटगांव भी उसी साल। हाँ, ये शुरुआती दौर की महत्वपूर्ण लड़ाइयां थीं। और जो बड़े नाम सामने आते हैं अंग्रेजों की तरफ से, जनरल ऑक्टरलॉनी। जी, ऑक्टोलॉनी का रोल काफी अहम था। और नेपाली पक्ष से स्रोत में पृथ्वी नारायण शाह का जिक्र है, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि युद्ध तो उनके निधन के बहुत बाद हुआ। हाँ, ये दिलचस्प है। शायद ये गोरखा राज्य के संस्थापक के तौर पर एक मतलब सांकेतिक जिक्र हो। असल नेतृत्व तो उस वक्त के राजा और उनके जनरलों के हाथ में था। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, दस्तावेज ये भी बताते हैं कि अंग्रेजों की रणनीति बेहतर थी। वो आगे बढ़ते गए। जी, जैसे नवंबर 1814 में मकवानपुर जीता उन्होंने, फिर फरवरी 1815 तक कई और जरूरी किले उनके कब्जे में आ गए। इससे जाहिर है नेपाली पक्ष पर दबाव बढ़ा। हाँ हाँ। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा, और दस्तावेज भी कहते हैं कि गोरखा सैनिकों ने लड़ाई बड़ी बहादुरी से लड़ी। उनका शौर्य तो मशहूर है। हाँ, वो तो है। पर अंत में ब्रिटिश सेना की जो बेहतर तैयारी थी, उनके संसाधन और शायद उनकी रणनीति, वो भारी पड़ी। तो नतीजा हुआ अंग्रेजों की जीत, और फिर हुई सुगौली की संधि मार्च 1816 में। हाँ, सुगौली संधि। और यह संधि नेपाल के लिए काफी काफी सख्त थी। क्या क्या शर्तें थीं इसमें? स्रोत क्या बताते हैं? ओ, यानी काफी बड़ा इलाका। हाँ, बहुत बड़ा। और इसका मतलब सिर्फ जमीन जाना नहीं था। इसका मतलब था अंग्रेजों का हिमालयी राज्यों पर सीधा नियंत्रण बढ़ना। ये उनकी आगे की रणनीति के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, और? दूसरा, तराई का जो मैदानी इलाका है, उस पर नेपाल को अपना दावा छोड़ना पड़ा। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण था, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा, मतलब एक अंग्रेज प्रतिनिधि। यानी सीधी निगरानी और दखलंदाजी। बिल्कुल, सीधी दखलंदाजी का रास्ता खुल गया। फिर उन्हें सिक्किम से भी हटना पड़ा। सिक्किम से भी? हाँ, और एक और नतीजा जिसका असर बहुत दूर तक गया, वो था गोरखा सैनिकों की भर्ती। बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे। हाँ, ये तो बहुत ही अहम बात है। गोरखा रेजिमेंट्स की शुरुआत यहीं से जुड़ी है। जी बिल्कुल, यहीं से वो लंबी परंपरा शुरू हुई। तो कुल मिलाकर देखें, इस युद्ध ने सिर्फ सीमाएं नहीं बदलीं, इसने तो पूरे इलाके का राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। सही कहा आपने। नेपाल को अपनी जमीन गंवानी पड़ी, कुछ इलाकों पर ब्रिटिश आधिपत्य, मतलब उनका कंट्रोल स्थापित हो गया। और गोरखाओं की ब्रिटिश फौज में भर्ती की वो परंपरा शुरू हुई, जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी है। हाँ, जिसका असर हम सब जानते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये युद्ध भले ही छोटा रहा हो, 2 साल का, लेकिन सुगौली संधि के जरिए इसने बड़े भौगोलिक और राजनीतिक बदलाव किए। बिल्कुल, और साथ ही गोरखाओं और ब्रिटिश सेना के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक अलग किस्म का रिश्ता कायम किया। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट का बैठना और हजारों गोरखाओं का ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ने के लिए जाना, इन चीजों ने आगे चलकर, मतलब भविष्य में,
नेपाल और ब्रिटिश भारत के रिश्तों को और फिर आजाद भारत के रिश्तों को कैसे शक्ल दी होगी? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर और भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये आगे और जानने और समझने का विषय है।